नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। क्योंकि हर तरीके से जो क्वालिटी कंटेंट है और जो आपका ही कमेंट्स है, जिस स्टॉक के बारे में आप जानकारी पाना चाहते हैं, तो उसी को वीडियो मैं आपके सामने लेके आता हूँ। और टोटली एजुकेशन पर्पस में सारे वीडियोस आपके सामने शेयर किया जाता है। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज आप सभी जानते हैं, इस कंपनी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और केमिकल इंडस्ट्रीज का आज जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा नहीं, बहुत बुरी तरीके से सिचुएशन खराब है। मतलब मार्केट में जो केमिकल्स का जो डिमांड है, उस डिमांड लगातार घटते चले जा रहे हैं। और इस डिमांड कम होने के कारण शेयर में एक बिग प्रेशराइज देखने को मिला। अभी कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, आप सबसे पहले इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूं। देखिए, एफएस ने क्या किया, होल्डिंग को अभी बढ़ा दिया। सितंबर मंथ में, सितंबर जो क्वार्टर है उसमें होल्डिंग क्या हो गया, बढ़ गया। और डीएस ने क्या किया, होल्डिंग्स को भी बढ़ा दिया। मतलब एफएस और डीएस ने होल्डिंग को कंटिन्यू इंक्रीज करते जा रहा है। अभी करने के पीछे रीजन कौन सा है? शेयर में एक बहुत बड़ा क्रैश होने के बाद एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब वो हायर हाई बनाते जा रहा है। इसका मतलब अपटेन जाने का बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। तो एक रिपोर्ट के माध्यम से ये भी बताया जा रहा है कि 2025 से पहले जो मार्केट में जो केमिकल प्रोडक्ट का जो डिमांड कम हुआ, वो डिमांड फिर से रिकवरी होगा। तो डिमांड रिकवरी होगा मतलब फिर से कंपनी का ग्रोथ होगा। तो इसी बेसिस में अगर मैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आपको दिखा दूं, तो आप देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स का रिपोर्ट है, वो सेल्स का रिपोर्ट यहाँ पे कम हो गया। मतलब 248 करोड़ से 180 करोड़ के आसपास हो गया। तो 180 करोड़ के आसपास बन गया इसीलिए क्योंकि कंपनी की जो सेल्स का ग्रोथ है वो इसलिए इसलिए घटा, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो मार्केट में जो डिमांड कम हुआ, उसके चलते कंपनी का सेल्स कम हुआ। और कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी जितना कम कर पाए कर यहाँ पे किया। उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 68 करोड़ से 52 करोड़ बना। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं ये कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उतना भी खराब नहीं है। ऐसे नहीं कि बहुत बुरी तरीके से खराब हो गया, नेगेटिव में चला गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। मतलब कंपनी एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है और कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। मुझे इसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग लगा इसलिए क्योंकि इस कंपनी के अगर रेशियोज के बारे में बात करूं तो पिछले सालों में देखिए कंपनी 82 डेज लग रहा था कंपनी का डेटो, मतलब डेटोस डे में। तो डेटोस डे में 82 डेज लग रहा था, अभी कितना लगा, 57 डेज। इसका मतलब कंपनी ने एक अलग लेवल का यहाँ पे रिप्रेजेंट दिखाया। तो जितना डेटोस डे कम होगा उतना ही कंपनी के लिए खासियत रहेगा। और तीसरी बात, कंपनी का जो कैश फ्लो है, वहां पे एक चीज आपको नोटिस करना होगा कि कंपनी का जो प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स वो टोटली जीरो है। और पहले एक बार 2 करोड़ का कर्जा लिया था, वो 2 साल पहले ही कर्जे को मिटा दिया। तो इसका मतलब कंपनी 1 रुपया कर्जा लेकर नहीं चल रहा है। इसका मैनेजमेंट इसी से देखा जाता है एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। और इसी बेसिस में कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूं तो जुलाई से जून से देखा जाए तो नवंबर तक कि कंपनी के जो डिलीवरी का परसेंटेज है वो नेगेटिव के हिसाब से देखने को मिला। अभी मतलब यहाँ पे कंटिन्यूसली एक सेलर मोमेंटम देखने को मिला है। अक्टूबर माह में कुछ क्वांटिटी बाय किया गया था म्यूचुअल फंड के माध्यम से और फिर से नवंबर में सेल ऑफ किया गया। इसका मतलब अभी भी मार्केट में प्रेशराइज है, वो यही चीज को देखकर समझ में आने को मतलब मिल जाते हैं। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ, जो रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज है। एक 20% के आसपास एक रेंज क्रिएट हुआ, जो रेंज के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जब भी इस लेवल को, नीचे लेवल को टच करेगा तो इस लेवल को मैं एंट्री लूंगा और यहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा। तो इस तरीके से एंट्री क्यों लूंगा, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल बना। तो कंटिन्यूसली जब भी बाइंग कैंडल बनता है और वो भी 200 डेज ईएमए के नीचे बनता है, तो हायर पॉसिबिलिटी है जब भी शेयर नीचे आएगा, इस लेवल को टच करेगा, तब एंट्री बनेगा और यहाँ तक टारगेट बनेगा। तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर यहाँ पे तो आया था नीचे, क्या यहाँ पे अपनी एंट्री लिया? बिल्कुल नहीं। हमेशा रूल्स को फॉलो करके चलना पड़ेगा। रूल्स कहाँ पे है? रूल्स यहाँ पे है, मतलब इस जगह पे आने के बाद ही एंट्री बनेगा। तो फाइनली 2-3 बार कोशिश तो किया नीचे आने का, तो आया नहीं। तो फिलहाल के लिए मैं कोई भी एंट्री नहीं लूंगा और मुझे लगता है यहाँ पे कंपनी अपसाइड में एक ट्रेड जरूर दे सकते हैं। तो जब भी कोई
नया पैटर्न क्रिएट करे तो मैं इसके ऊपर जरूर कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा आज इस स्विंग ट्रेडिंग्स के हिसाब से। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है LTI माइंडट्री। देखिए LTI माइंडट्री के ऊपर मेरे बहुत दिनों का इंतजार था कि कब टारगेट बनेगा, क्योंकि मेरा एक ट्रेड भी था। वो ट्रेड कहाँ पे है मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। देखिए टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, LTI माइंडट्री के ऊपर एक शानदार तरीके से कफ विद हैंड पैटर्न्स बना। देखिए लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन है इस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर कि सर कब बना, वो तो ठीक है। उसके बाद देखिए तीन बार हैंडल बना, क्या 3 बार हैंडल बनने के बाद हम लोग को एंट्री लेना चाहिए? देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जब भी कोई पैटर्न एक बार नहीं 2-3 बार क्रिएट होता है तो इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है कि बायर वहां पे ज्यादा एक्टिव है, उसको ऊपर लेके वो जरूर जाएंगे। मतलब क्या है? मतलब यही है कि शेयर में जो पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ वो देखिए नीचे नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो सेलर सेलिंग करना चाहता है इस लेवल से, वो सेलर को वो सेल नहीं करने दे रहा है। बायर तो बायर ज्यादा एक्टिव होने के कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव किया। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक ठाक है, उसके बाद कोई पैटर्न क्रिएट हुआ तो उस पैटर्न को जरूर आप फॉलो अप करिए। तो मैंने ट्रेड क्यों लिया? सिर्फ पैटर्न्स बनने से मैंने ट्रेड लिया? बिल्कुल नहीं। कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर ट्रेड लिया। कंपनी का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो कंपनी एकदम जीरो डेप कंपनी है। ROC ROE दोनों ही बेस्ट है। पी रेशियो भी एकदम सस्ते में है, देखा जाए तो रीजनेबल में है। इनकम जबरदस्त है और उसके साथ साथ प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। सबसे मजेदार बात है यही है कि जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बने आपको एक चीज को ध्यान रखना है, क्या सेल्स में लास्ट कुछ क्वार्टर्स में कंटिन्यूसली सेल्स ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखना जरूरी है। अगर सेल्स सेम टू सेम है और ग्रोथ भी हो रहा है तो एक हायर पॉसिबिलिटी है वो टारगेट को अचीव करेगा और एक्सपेंस भी कंट्रोल में है। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिलना चाहिए। तो नेट प्रॉफिट एक ही रेंज के ऊपर है, थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीजिंग हुआ। तो यही कारण के वजह से मैंने ट्रेड लिया। साथ ही साथ आप इन्वेस्टर भी देखेंगे तो खुद का होल्डिंग इन्वेस्टर ने क्या किया, खुद होल्डिंग को बढ़ा दिया। FS ने होल्डिंग को नहीं बढ़ाया, DS ने होल्डिंग को बढ़ा दिया। और साथ ही साथ और एक चीज आप जरूर नोटिस करेंगे कि बिजनेस के ऊपर कंपनी ने क्या किया, लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में CWIP के ऊपर अच्छा खासा पैसा डाला। अभी CWIP होता क्या है? कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस। मतलब कुछ पैसा कंपनी खुद के बिजनेस के प्रोसेसिंग के ऊपर लगा चुके हैं, तो उस प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो डायरेक्टली पैसा कहाँ पे ऐड हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो यही सभी सारे कारण के वजह से मैंने ट्रेड लिया था। तो आपको हमेशा कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स दिखे तो डायरेक्टली एंट्री मत कर लेना, उससे पहले कंपनी का फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल ग्रोथ को जरूर चेकआउट करना। अगर देखिए मान के चलिए कुछ शानदार तरीके से पैटर्न्स तो बना और उस पैटर्न्स के टाइम में ही कोई ऐसे बैड नेगेटिव न्यूज आया कि सेबी ने उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, RBI ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो कुछ फ्रॉड केस आया, तो इस तरीके से कुछ अगर न्यूज आए तो प्लीज उस तरीके से पैटर्न्स कितना भी अच्छा बने तो ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि वहां पे करेक्शन होने का चांसेस ज्यादा दिखेगा। आपका क्या कहना है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और हाँ, इस तरीके से क्वालिटी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपका कौन सा वीडियो के ऊपर आपको कंटेंट चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट्स करके भेजिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड। देखिए इसके ऊपर मैंने एक ट्रेड लिया था, वो भी ट्रेड फाइनली टारगेट अचीव किया। वो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि उसी तरीके से देखिए जिस तरीके से पिछले कंपनीज के ऊपर भी कफ विथ 100 पैटर्न्स बना था, तो यहाँ पे भी क्या बना, कफ विथ 100 पैटर्न्स बना। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और इस कैंडल के ऊपर क्या हुआ, क्लोजिंग दिया। तो ब्रेकआउट क्लोजिंग होने के बाद यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया और जब भी रिट्रेसमेंट करके टच किया तो इस लेवल में मेरा एंट्री था और यहाँ तक मेरा टारगेट बना। देखिए बहुत दिनों तक इंतजार कराया, बहुत सारे दोस्त इस जगह पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी किए, सर कब टारगेट होगा। देखिए टारगेट मेरे हाथ में नहीं है, सर मेरे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। जो लोग आपको बता रहा है कि इतने दिनों में टारगेट होगा, मान के चले किसी लोग बता रहा है कि आपको 30 दिनों में टारगेट मिल जाएगा, तो मेरे हिसाब से वो बेकार बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं कब टारगेट होगा। क्योंकि एक प्रिडिक्शन करके हम लोग चल सकते हैं कि कौन सा लेवल में एंट्री होगा और कौन सा लेवल में टारगेट होगा। हर किसी को ये नहीं पता है कि टारगेट होगा कि नहीं होगा, कि वहां से वो करेक्शन होकर SL भी होगा कि नहीं होगा। तो हमेशा आपको किसी भी कंपनी के पैटर्न क्रिएट हो रहा है तो सबसे पहले उस पैटर्न के बाद आपको कंपनी का परफॉर्मेंस देखना चाहिए, क्या सही में वो परफॉर्मेंस अच्छा है।
अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो उस कंपनी टारगेट जरूर अचीव करेगा। तो सबसे पहले कंपनी का वैल्यूएशन ठीक ठाक था। तो अब देखेंगे कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है, आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज होता गया, एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखा और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। 25% से बढ़ के 35% तक हो चुके थे। इसका मतलब एक अलग लेवल का ग्रोथ कंपनी दिखाया और जिसके चलते है एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू किया, चाहे वो प्रोमोटर हो, चाहे एफएस हो, चाहे डीएस हो, और सॉरी, चाहे प्रोमोटर हो, चाहे एफएस हो, चाहे पब्लिक हो, इसके ऊपर कोई भी डीएस के होल्डिंग नहीं है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि डीएस नहीं है तो कंपनी बेकार हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। एफएस ने भी अच्छा खासा होल्डिंग उठा के रखे, इंस्टीट्यूशन के पास अच्छा खासा होल्डिंग है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वो पॉजिटिव व्यू लेकर आगे बढ़ेंगे। उसके साथ साथ कंपनी के रेशियोज के बारे में बात करूं तो आपको कैश कन्वर्जन साइकिल्स आपको 0 देखने को मिलेगा। इसका मतलब जिस दिन में कंपनी काम कर रहा है उसी दिन में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है, तो एक दिन भी नहीं लग रहा है, तो इसी के कारण कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल्स 0 है। इसी तरीके से कुछ पॉजिटिव पॉइंट के कारण मैंने ट्रेड लिया था। तो आप भी जब जब किसी इस तरीके से पैटर्न्स को फॉलो करके काम करेंगे तो उसके साथ साथ कंपनी का फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स को भी जरूर चेकआउट करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं तो उसका नाम है HMA एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए HMA एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो देखा जाए तो एक FMCG सेक्टर से बिलोंग करता है, एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है आप देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में लगातार इंक्रीजिंग देखने को मिला और प्रॉफिट ग्रोथ में भी कंपनी का उतना खास ग्रोथ नहीं है। सेल्स तो अच्छा हुआ मगर एक्सपेंस इतना ज्यादा हो गया जिसके चलते है कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन एकदम खराब हो गया। तो फिर भी इस कंपनी ने क्या किया, बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट कर दिया, कंपनी स्प्लिट देने वाला है। 29 दिसंबर में कंपनी एक के बदले 10 शेयर आपको स्प्लिट के हिसाब से देने वाले हैं। तो जो लोग स्प्लिट के लिए इंतजार कर रहे थे कि एक्स्ट्रा बेनिफिट कब मिलेगा, तो इस कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी देने वाला है। तो प्लीज इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। सिर्फ यही कंपनी नहीं, जितने सारे कंपनीज के बारे में मैंने चर्चा किया वो सारे कंपनीज के बारे में मैं एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वीडियो। तो प्लीज रिसर्च करना, आपके खुद के ओपिनियन के हिसाब से काम करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।